नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 47वां व्याख्यान है। 46वें व्याख्यान के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति जी के बारे में अध्ययन किया और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो कि संसदीय कार्यपालिका का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है, चूँकि इस थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी यह कार्य करते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे सभापति जी हैं वह है एम वेंकैया नायडू जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस पद की बात हमारे द्वारा की जा रही है। तो इन्हीं के बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो वह कहाँ पर आता है, किस अनुच्छेद में इनकी बात होती है। तो सबसे पहले आपको संघीय कार्यपालिका को देखना है। तो संघीय कार्यपालिका की बात होती है भाग 5 में, और भाग 5 के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति जी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि 63 से लेकर 71 तक जो हम आगे व्याख्यान समझेंगे तो एक एक प्रावधानों को हम आसानी से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनके चुनाव की बात करें तो किस प्रकार से इनका चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो जिस प्रकार के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। राष्ट्रपति को भी जो यहाँ के सदस्य होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, यानी हमारे द्वारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर जो सदस्य आते हैं वह राष्ट्रपति को चुनते हैं, और इसी प्रकार का चुनाव उपराष्ट्रपति के साथ भी होता है। अब इनके इलेक्टोरल कॉलेज को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के चुने हुए व नामित दोनों सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए जो नॉमिनेट यानी नामित सदस्य वह होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से बैकडोर एंट्री कराकर या विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते थे। और हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो कि हम देख सकते हैं वोटिंग के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, तो उनमें नामित व निर्वाचित सदस्य दोनों को चुना जाता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्यों को चुना जाता था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राज्य की विधानसभा को शामिल नहीं किया जाता। यह डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया जाता है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी, यानी जो एमएलए होते हैं उनके भी वोट भी काउंट की जाती है, उन सदस्यों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है यह केवल केंद्र के पास होता है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए इसमें केवल संसद द्वारा भाग लिया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा का इसमें कोई भी प्रेजेंस नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा संपन्न होता है। तो जिस प्रकार की विधि हमने समझी थी राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। यहाँ पर आपकी जो पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद होती है, तो तीनों को आपको एक ही वोट में रखना होता है, और इसी प्रकार एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। आइए देखते हैं आगे। अब देखें कि इसके बारे में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में या उपराष्ट्रपति के जो पद है उसको रखने के बारे में भीमराव अंबेडकर जी के क्या विचार थे। हम देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा, यहाँ पर इन्होंने कहा गया कि राष्ट्रपति वैश्विक स्तर पर, यानी एक तौर पर हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करें, जो कि संविधान सभा में इस प्रकार की चर्चाएं उठती थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या डिफरेंस होगा, ऐसे कौन से अंतर होंगे जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति में होंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनता जो कि संविधान सभा के मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए कि राज्यों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है, इनके जो चुनाव होते हैं उनमें राज्य विधानसभा की प्रेजेंस क्यों नहीं है।
तो B.R. अम्बेडकर द्वारा इसको स्पष्ट करते हुए, निर्वाचन के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि वैश्विक स्तर पर संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। इसकी शक्तियाँ होती हैं जो संपूर्ण देश में लागू होती हैं। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व जो कि PM द्वारा किया जाता है, वैश्विक स्तर पर किया जाता है, तो हम यहाँ पर वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्यों का होना भी जायज़ होता है, उन सदस्यों को शामिल किया जाना भी जरूरी होता है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम गवर्नर को देखें तो गवर्नर जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो केवल वह केंद्र के सभापति के रूप में उनको कार्य करना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके लिए वैश्विक स्तर पर या पूरे देश के लिए उतने अच्छे तरीके से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसी कारण से चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभा को शामिल किया जाता है। यानी हमारी जो संसद होती है उसको शामिल किया जाता है, जिसमें कि राज्यसभा व लोकसभा आती हैं। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। तो उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं सेम जो कि हमने राष्ट्रपति के बारे में योग्यताएं पढ़ी थी उसी से संबंधित हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है वो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और डिफरेंस पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि डिफरेंस रिलेटिव भी आपके सामने प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए, इसमें जैसे ही आपसे क्वेश्चन इनपुट करेगा तो 4 ऐसे ऑप्शन डाल देगा, एक उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी डाल देगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और जो कि आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी रखनी है, छोटी छोटी सी बातों को आपको यहाँ पर समझना है। यह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इस प्रकार के प्रावधान थे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। तो यह एक टर्म्स है, आपको समझनी चाहिए। वह पहले से किसी लाभ के पद पर ना हो, यदि हो तो ग्रहण करने से पहले उस लाभ के पद को त्यागना होगा। ये नॉर्मल सी बात है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। यानी जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो 50 सदस्यों को मिलकर उसका नाम आगे देना होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50 सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए, यानी लगभग यहाँ पर 100 सदस्यों की स्वीकार्यता होना आवश्यक होती है। और इसके अलावा हम देखें जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ पर 20 सदस्यों द्वारा इसका नाम दर्जित किया जाता है। 20 सदस्य अपना एक संगठन बना सकते हैं और वह संगठन जाकर उपराष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। और 20 सदस्य इसके पक्ष में होना चाहिए, यानी 40 सदस्यों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ किस प्रकार दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ के संबंध में हम संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर समझेंगे। उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह प्रधानमंत्री की उपस्थिति ना होने पर उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति द्वारा या पर वहाँ का जो मेंबर होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लेकिन वह किसके द्वारा चुना जाएगा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा चुना जाएगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्य महाभियोग के माध्यम से इन्हें हटाया जा सकता है। यानी सामान्य महाभियोग क्या कह ले कि 50 से 1 वोट एक्स्ट्रा चाहिए होती है। यहाँ पर हमसे 50+1 का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में होती थी वह 1/3 मेंबर्स की सहमति से होती थी। इनका महाभियोग राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर केवल राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्यों से केवल स्वीकार्यता ली जाती है। यानी लोकसभा के सदस्यों को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, उनसे केवल स्वीकार्यता ली जाती है लोकसभा में जाकर। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अपनी बातों को रखने के लिए उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें कि वह अपनी बातों को भी रख सकते हैं। जिस वजह से महाभियोग लगाया जा रहा है उस पर बहस हो सकती है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होना, ऐसी कौन सी स्थिति होती हैं जब उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होता है? यदि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को दे देते हैं।
जैसे ही अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को देते हैं तो उनका पद खाली हो जाता है और वैकेंसी निकल आती है। यदि सभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाकर इन्हें हटा दिया जाता है, इनको 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन के बाद अगर जैसे ही महाभियोग आ जाता है, 50+1 सदस्य द्वारा इसकी सहमति दी जाती है तो यहाँ पर इनको हटा दिया जाता है और वैकेंसी खाली हो जाती है। यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर भी वैकेंसी निकल आती है। यदि चुनाव के समय उपराष्ट्रपति को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, यानी जो भी मेंबर्स खड़े हैं उनमें से उपराष्ट्रपति को अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो यहाँ पर भी वैकेंसी खाली रह जाती है। पद खाली होने पर किसी भी समय इसकी नियुक्ति की जा सकती है, यह डिफरेंस भी आपको समझना है। यानी जब हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पर 6 माह के बीच में इनको फिर से चुनाव कराने होते हैं। तो यार यहाँ पर क्या प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का जैसे ही पद खाली हो सकता है आप कभी भी चुनाव करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का विवाद व विरोध होने पर अंतिम निर्णय कहाँ पर हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। यह जो कोटेशन है, यह जो बात है वह राष्ट्रपति जी के बारे में भी हमने पढ़ी थी कि यदि उनके चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इसकी अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब उपराष्ट्रपति के कार्यों पर नजर डालते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। इनका सामान्य कार्य होता है राज्यसभा की बैठक करना। सामान्य तौर पर यह राज्यसभा की बैठक करते हुए स्पीकर के रूप में देखे जाते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके पद पर कार्य करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। या राष्ट्रपति के पद का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक राष्ट्रपति के तौर पर यह कार्य करते हैं। जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति, अब हम देखें कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए डिप्टी उपराष्ट्रपति नहीं होता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तब उस पर सभापति के रूप में इसके जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा पद को ग्रहण किया जाता है। यानी राज्यसभा के सभापति के दौर में जो स्पीकर का कार्य करते हैं वह डिप्टी चेयरमैन यहाँ पर किया करते हैं। इनका वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर दिया जाता है। यह बात आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति के तौर पर इनको वेतन नहीं दिया जाता, इनको वेतन दिया जाता है सभापति के तौर पर, क्योंकि इनका जो सामान्य कार्य होता है राज्यसभा की बैठक करना होता है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे आर्टिकल हैं 63 से लेकर 71 तक क्या क्या बात करते हैं। तो अनुच्छेद 63 को हम यहाँ पर समझें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बात करता है। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 में इस प्रकार की बात की गई है। अनुच्छेद 65 को देखें तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। तो यह बात अनुच्छेद 65 में रख दी गई है। कई बार राज्य परीक्षाओं में राज्य सेवा की जो परीक्षा होती हैं सीधे तौर पर आर्टिकल देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 65 से क्या संबंधित है, और 4 इसी प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। तो आपको थोड़ी सी बात इसके संबंध में याद रखनी है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात क्या करता है, अनुच्छेद 66 बात करता है। अनुच्छेद 67 को देंगे तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, तो उसके कार्यकाल से संबंधित जो भी प्रावधान है अनुच्छेद 67 में रखे हुए हैं। अनुच्छेद 68 को देखें तो पद खाली होना, जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि किस किस प्रकार से इसके पद खाली होते हैं, तो यह प्रावधान कहाँ पर रखे गए हैं, अनुच्छेद 68 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की जो शपथ से संबंधित प्रावधान है, जिस प्रकार से इनको शपथ दिलाई जाती है, उसके प्रावधान अनुच्छेद 69 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 70 को देखें तो अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कार्य रखे गए हैं कि कौन कौन से कार्य उपराष्ट्रपति के होते हैं। यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति लिख लेना है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। यह बात भी हमारे संविधान में वर्णित है। जो अंतिम निर्णय होता है वह किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। यदि किसी भी प्रकार के
विवाद यहाँ से निकल कर आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको उपराष्ट्रपति जी से संबंधित विशेष जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त हो चुकी होंगी और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको एक बार में लेक्चर समझ नहीं आता तो इसको बार बार देखिए और सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप इनके नोट्स बनाएं। इतने सारे जो लेक्चर्स हैं आपके हो चुके हैं, लगभग 47 लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं, तो इन व्याख्यानों के आप एक के बाद एक नोट्स बना सकते हैं। यदि कोई ऐसी जानकारी है जो इस लेक्चर से आपको समझ नहीं आती तो थोड़ा सा आप बुक में देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल करके जानकारी को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी बाय राइट बाय मणि पांडे से और अध्ययन करते रहें। ऐसे बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं और आर्थिक रूप से वंचित हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।